नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी सज्जन गोयल के निवास स्थान पर देर रात्रि सिरसा सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल पहुंची। यहां पहुंचने पर समाज सेवी सज्जन गोयल व उनके परिवार द्वारा सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल का तिलक लगाकर व बुक्के देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सांसद सुनीता दुग्गल श्री रामलीला का भव्य शुभारंभ करने आई थी, तो इससे पहले सांसद सुनीता दुग्गल समाज सेवी सज्जन गोयल के निवास स्थान पर रात्रि भोज किया और परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात भी की। इसके बाद वह यहां से सीधे रामलीला का शुभारंभ करने के लिए इलाहाबाद के रामलीला ग्राउंड में पहुंची। इस अवसर पर सज्जन गोयल, सुशील सरावगी, जसवीर चहल, रवि लड्ढा, अंजनी लड्ढा, राजेश वर्मा, सतवीर ठाकुर, प्रताप सोलंकी, सुमित गोयल, चंद्रपाल पारिक, राजेश दहिया, लीलाधर शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रेस वार्ता भी की। आइए जानते हैं कि प्रेस वार्ता में क्या कहा। देखिए, एक तो हमारे सज्जन जी जो है यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं, तो इनके यहाँ पर एक पारिवारिक हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार भेंट के तौर पर मेरा यहाँ पर आना हुआ। और इसके साथ साथ जो है इलाहाबाद में आज से जो है वो रामलीला का मंचन हो रहा है और उसका शुभारंभ आज होना है, उसके लिए भी मेरा यहाँ पर आना हुआ। और इसके साथ साथ जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे मुलाकात हो जाएगी और जो भी कहीं कोई छोटी मोटी कोई आसपास की कोई छोटी मोटी कोई अगर समस्या है तो उसके बारे में भी साथ साथ जानकारी लेकर और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें। जैसे यहाँ आपके लेवल पे तो रेलवे की समस्याएं हैं हमारे, खासकर शिक्षा से जुड़ी हैं जी, जिसमें आपने प्रयास भी किए हैं जी, कहाँ तक बात पहुँची है? देखिए, ऐसा है कि जो खासकर इलाहाबाद से सिरसा तक के लिए रेलवे लाइन का जो है प्रोजेक्ट वो बहुत बड़ा था। मुझे लगता है कि शायद 500 से 550 या हो सकता है उससे भी ज़्यादा करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट है। तो मैंने ये नॉलेज में ला दिया है हमारे मंत्री जी की भी, और वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में भी ला दिया है। तो जो इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बजट के अंदर जो है उसका प्रावधान किया जाता है। तो उन्होंने मुझे जो है वो कहा है कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। तो अभी जैसे हमारा जो इसमें फरवरी में जो बजट आता है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी भी तरह से इसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करवा सकें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, देखते हैं क्या होता है। मैडम, आप जैसे फतेहाबाद में रैली हुई है और विपक्ष को इकट्ठा करके और तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि आज जो है चौधरी देवीलाल जी जो है, हम सब जिसको ताऊ के नाम से जानते हैं और एक किसान नेता, और सभी उनको, ये तो उनका इलाका है, सभी उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आज उनकी जयंती है, तो मुझे लगता है कि हमें उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और उनकी श्रद्धांजलि यही उनको होगी कि हम सब जो उनके दिखाए रास्ते पर चले, जो उन्होंने कहा है, जिस तरह से वो गरीबों को साथ लेकर चलते थे, किसानों को, सभी हर तरह के एक भाईचारा जिस तरह से रहता हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो मैसेज देना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनकी जयंती को भी जो है वो राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करें। तो बाकी तो ठीक है, राजनीति अगर कोई करेगा तो उसको वो हर तरह से राजनीति करेगा, तो ये उन्होंने किया है सबको। तो लेकिन तीसरा जो थर्ड फ्रंट जो बता रहे हो, तीसरा मोर्चा, ऐसा कुछ नजर आता नहीं है कहीं पर भी। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम INLD की भी बात करें तो INLD का जो है पूरे हरियाणा के अंदर केवल एक विधायक है। और अगर आप दूसरी पार्टियों की भी बात करें तो मुझे लगता है कि वो अपने अपने इलाके में उनका कुछ जो है वर्चस्व हो सकता है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अगर ये लगे कि भाई कि ये जो है उस तरह से पूरे के पूरे भारत के ऊपर कोई असर छोड़ सकता है, तो मुझे नगण्य जो है नज़र आता है। मुझे ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है कि तीसरा मोर्चा जो है कोई इस तरह से किसी भी तरह का कोई प्रभाव छोड़ सकता है, या तीसरा मोर्चा, पहली बात तो बनने के ऊपर ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब के सब जो है वो कहते हैं कि भाई ताज को रात को लेकर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो वो किसी दूसरे के सिर पर नजर आता है। तो जो हमारी पार्टी की संगठन की जो विचारधारा, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो लहराएगा और हिंदुस्तान में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, अगर बाहर के भी किसी देश में अगर आप जाकर देखें तो जो आज की तारीख में एक हिंदुस्तानी का जो वहाँ पर उसका जो सम्मान है
मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो है मैं किसी के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप या कोई ऐसा कुछ नहीं लगाना चाहती। उनकी हर सरकारों में काम होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरह का अब जो माहौल चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, और पूरे विदेशों के अंदर भी जो हमारे जो जनमानस को जिस तरह से हिंदुस्तान के इंसानों को, हिंदुस्तान के जो हमारे नागरिक हैं उनको जिस तरह का सम्मान मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गुजरात हिमाचल में चुनाव है जैसे जी, तो उसमें आपकी पार्टी का क्या रहेगा? जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश की दशा और दिशा तो तब बदलेंगे ना, उनका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर चुन के और तब आपका कोई सांसद बनता है और तब वो देश की जो है वो अपने इलाके की बात को जो है वो बड़ी पंचायत के अंदर रखता है। और आज की तारीख में उनकी पार्टी का एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, और एक जो उनकी लोकसभा का सदस्य पंजाब से था, जब वो मुख्यमंत्री बने, जब वहां पर उनकी सरकार बनी, तो जो उनकी खुद की संगरूर की सीट है वो भी उनके हाथ से चली गई। तो ऐसे उसमें आपको क्या लगता है कि भी बिना किसी भी लोकसभा सांसद के वो देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं? तो ये जो है सभी जो हवाई बातें हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दम नहीं है। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, लोग जानते हैं, जनता जानती है उन चीज़ों को, और मुझे लगता है कि उन सबको ध्यान में रखते हुए जनता बहुत समझदारी के साथ वोट करेगी और फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैडम ईवीएम प्रणाली को लेकर पूरे प्रदेश में जो आरती हैं वो हड़ताल और कल इलाहाबाद बंद भी रहा है, उनको मजदूर और किसान भी समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार इसकी तरफ आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कुछ परिवर्तन होता है ना, तो वो शुरू में हमें बड़ा उसमें दिक्कत आती है, हमें लगता है कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, और लेकिन हमने जितना भी नोटिस किया है कि उन सबका बाद में रिजल्ट सुन के बड़े अच्छे नजर आते हैं, कि क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई घपला होने का या किसी भी तरह का कोई गोलमाल होने का वो चांसेस नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी हो सकता है कि हमारे जो आड़ती भाई हैं उनको किसी चीज़ में उनको जैसे नेटवर्किंग में किसी तरह से अपने उसको करने में उनको कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, उसके लिए सरकार उनको हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको यही लगेगा, जैसे हम अगर जीएसटी की भी बात करें तो शुरू से जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको बड़ा ये लगता था कि भाई ये क्या रिटर्न्स वगैरह का, लेकिन अब उनको लगता है कि हमें रात को बड़ी चैन की नींद आती है, कम से कम हमें पता है कि भी हाँ हमने इतना टैक्स हमारा जाना है, उतना टैक्स हम देते हैं, और उसके बाद बहुत आराम से जो है हम जो है हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इन चीज़ों में समय लगता है, लेकिन एक दिन जो है हमें ये महसूस होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि बिल्कुल पारदर्शिता रहे और किसी तरह का कोई गोलमाल ना हो। हरियाणा सरकार जो 34 लगभग 183 स्कूल बंद कर रही है, उसको लेकर देखिए, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों आए थे जब सिरसा में, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें ये बात उनके सामने भी उठाई गई थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जैसे कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो बिल्डिंग एक है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर स्कूल के नाम अलग अलग कर दिए हैं कि भी ये पोर्शन जो है इसको मिडिल स्कूल कर दिया, ये पोर्शन जो है इसको हाई स्कूल कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो स्कूल हैं उनको मर्ज किया है, या फिर कुछ जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, और इसके साथ साथ कई स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो संख्या है वो बहुत कम है और वो 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो ऐसे में जहाँ पर संख्या कम है और वो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में, ऐसे स्कूलों को मर्ज करने के लिए कहा गया है। तो इसमें अगर बड़े ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों को इसमें फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि अगर वो उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर के के साथ अगर वहाँ पर टीचर्स की भी ठीक से पोजीशन उनकी हो जाती है, वहाँ पर ठीक संख्या में उनको टीचिंग स्टाफ भी मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें से स्कूल तरक्की करेगा। लेकिन इसमें टीचरों की कई कई स्कूलों में पहले 10 टीचरों लगभग 5-6 टीचरों की हुई मैडम। उसमें ये है कि जो ये स्कूल्स का जो ये ऑनलाइन जो ट्रांसफर सिस्टम किया है, जिसमें जो टीचर्स को ये कहा गया है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से भरें, तो बहुत से टीचर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अपने जो घर के आसपास है वहाँ पर उन्होंने भर दिया, तो वो वहाँ पर संख्या ज़्यादा हो गई है। तो इसकी रैशनलाइजेशन जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, कि उनको अगर थोड़े से और डिस्टेंस पे अगर उनको भेज के अगर उनको हम जो हमारे अध्यापकों की संख्या जो है उसको हम रैशनलाइज कर सके तो वो करने की कोशिश करेंगे। ये दिक्कत है और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि ये उसकी वजह से ये जो ट्रांसफर का सिस्टम जो है उसकी वजह से कुछ जगह पर तो टीचर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और कुछ जगह पर टीचर्स बहुत कम हो गए हैं।
इसकी रैशनलाइजेशन कैसे हो, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द करेंगे।